आपको बताना है कि शेयर, सब्सक्राइब और लाइक इज टोटली फ्री एंड द वीडियोस व्हिच आर अपलोडेड ऑन माय चैनल इज आल्सो फ्री। उसके बावजूद भी आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आते हैं चैनल पे वीडियोस देखते हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो कम से कम अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग उससे क्या हो, बेनिफिट हो, सभी लोग उसका बेनिफिट उठाएं। क्योंकि वीडियोस क्या है, फ्री है, तो सभी तक पहुंचेगा। सभी तक जब तक पहुंचेगा तभी तो सब लोग जानेंगे कि हाँ फ्री में चैनल एक स्टार्ट हुआ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिए, आपको बस एक ही काम करना है, जस्ट पुट द लिंक ऑफ माय वीडियोस ऑन योर स्टेटस। अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग देख लेंगे। जिनको जरूरत पर है वो हमारे चैनल पे आएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे। जिनको जरूरत नहीं वो नहीं देखेंगे, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा। तो 2 मिनट का पॉज कीजिए, जस्ट पुट द लिंक ऑफ माय वीडियोस ऑन योर स्टेटस एंड अगेन कम ऑन द वीडियोस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में मैंने जो एंड किया था वीडियो का, वो एंड कहां पे किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरीके था, सीरीज और पैरेलल पढ़ लिया था। हमने कहा था जो इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, इसको आपको थोड़ा सा पहले से देख के आने के लिए कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, मतलब ये जो वीडियो अपलोड करूं, उससे पहले आपके माइंड में थोड़ा सा पता चल जाए कि सीरीज और पैरेलल का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने ये बताया था कि एक लाइन से कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वोल्टेज सेम नहीं मिलते। जो पहला वाला अप्लायंसेज है उसको बराबर वोल्टेज मिलेगा, मतलब सही वोल्टेज मिलेगा। जैसे जैसे लास्ट में हम जाते जाएंगे वोल्टेज क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। तो अगर इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम अगर घर में करते हैं तो क्या होगा, जो लास्ट रूम का बल्ब होगा या लास्ट रूम का फैन होगा, वो क्या होगा, अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा, प्रॉपर एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा बिकॉज लैक ऑफ वोल्टेज। तो ये एक सबसे पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि सीरीज में एक ही स्विच होता है, एक ही स्विच से सारे अप्लायंसेज ऑन हो जाएंगे और एक ही स्विच से सारे अप्लायंसेज बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है सीरीज का कि अगर उसमें एक भी अप्लायंसेज खराब हो गया तो बाकी अप्लायंसेज भी क्या देंगे, काम करना बंद कर देंगे। और इन दैट सिचुएशन वी आर अनएबल टू फाइंड व्हिच अप्लायंसेज इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए बहुत ही क्या डिफिकल्ट रहेगा। अब वहीं पे अगर एडवांटेज की बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एडवांटेज ये है कि वोल्टेज सबको सेम मिलता है। अब वोल्टेज सबको सेम मिलेगा तो सब अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी दे पाएंगे, ठीक। सेकंड क्या है वोल्टेज में कि सभी अप्लायंसेज का अपना अलग अलग स्विच होता है। इसीलिए घर में देखते हैं कि हर एक बल्ब का अपना अलग स्विच, फैन का अपना अलग स्विच, हर एक सॉकेट का अपना अलग स्विच, हर मतलब अप्लायंसेज जितने भी वी यूज इन आवर होम, दैट ऑल द अप्लायंसेज हैव देयर ओन स्विचेस। तो ये सेकंड एडवांटेज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और जो एडवांटेज है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे एक अप्लायंसेज खराब हो गया तो उसका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरे अप्लायंसेज क्या होंगे, प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। इस तरीके से कुछ बेसिक ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गए जिनको आपको पढ़ना था। अब हम जो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब जो हम शुरू करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जैसे कोई भी वर्क डन होता है, जैसे हम जब चार्ज को लेते हैं, जब चार्ज को क्या करते हैं, मूव कराते हैं अपने वायर में, मेटेलिक वायर में, तो क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी का फ्लो कराने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है। अब जो वर्क हो रहा है या जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है पर टाइम के लिए, पर यूनिट टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो पावर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल पी। पावर इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, W अपॉन T, या फिर हम लिख सकते हैं E बाई T। E बाई T भी लिख सकते हैं। क्यों? W इज डिनोटेड फॉर वर्क और E फॉर द एनर्जी। तो पावर इज बेसिकली व्हाट, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम में कितना होता है या एनर्जी पर यूनिट टाइम में कितनी फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड पावर या इलेक्ट्रिक पावर। अब अगर हम यूनिट की बात करते हैं, पावर की यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ पावर की अगर बात करते हैं, यूनिट ऑफ पावर की बात करते हैं, तो देखते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है।
वर्क की यूनिट जो होती थी जूल होती थी, और टाइम की यूनिट क्या होती थी, सेकेंड, दैट इज जूल पर सेकेंड। एंड जूल पर सेकेंड की नया नाम हमको यहाँ पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड वाट, दैट इज कॉल्ड वाट। The unit of power is what? Watt. So power is basically the rate of doing work, yeah, rate of flow of energy. Okay, what is the unit of power? Power unit is watt. So unit of power is watt. ये तो समझ में आ गया। अब जब पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं, पेपर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं डिफाइन वन वाट, डिफाइन वन वाट। जनरली जो पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन वन वाट, वन वाट क्या होता है? तो हमने अगर यहां से देखा तो वाट किसके बराबर है, वाट किसके बराबर है, जूल बाय सेकंड के, मतलब जो पावर था दैट इज जूल बाय सेकंड, वाट जूल बाय सेकंड। तो अगर एक जूल का वर्क हो रहा है एक सेकंड के अंदर, एक जूल का वर्क हो रहा है एक सेकंड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, वन जूल पर सेकंड। एक जूल का वर्क एक सेकंड के अंदर, तो दैट इज वन जूल पर सेकंड। और ये वन जूल पर सेकंड, ये जूल पर सेकंड इज कॉल्ड व्हाट, वाट। इसी को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। ये जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वन वाट। तो ये क्या हो गया वन वाट का डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक जूल का वर्क, एक जूल का वर्क एक सेकंड के अंदर होता है, अगर एक जूल का वर्क, एक जूल का वर्क एक सेकंड के अंदर होता है, एक जूल का वर्क एक सेकंड के अंदर होता है, तो दैट इज कॉल्ड वन वाट। मतलब कि अगर एक जूल की एनर्जी, एक जूल की एनर्जी एक सेकंड के अंदर अगर फ्लो हो रही है मेटेलिक वायर से, देन दैट इज कॉल्ड वन वाट। तो वन वाट इज बेसिकली डिफाइंड एज द वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन वन सेकंड, और वन जूल ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर अ वन सेकंड, देन दैट इज कॉल्ड वन वाट। यही क्या होता है वन वाट, ये पावर। तो समझ में आ गया पावर बेसिकली क्या होता है। अब पावर का तीन और वैल्यू होती है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जो पावर है दैट इज W अपॉन P। पावर क्या है, W अपॉन P, वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क का एक हमने डेफिनेशन पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। जो पर एक यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क लगता है, एक यूनिट चार्ज को किसी फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना वर्क लगता है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। मतलब V, मतलब V जो हमने पढ़ा था, V जो पढ़ा था वो हमने W बाई Q पर। तो W जो हो जाएगा यहाँ से, दैट इज किसके बराबर हो जाएगा, V बाई Q, V इंटू Q। अगर यहां से हम चलते हैं तो जो W हो जाएगा V इंटू Q के बराबर हो जाएगा। और ये W की वैल्यू को हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पुट करते हैं, इस W की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, मतलब वर्क की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू V बाई Q बाई T, V बाई Q बाई T, ये हो गया। अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। अब मैंने पहले ही बताया था कि जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा, जब चैप्टर खत्म होगा तो कुछ इस अंदाज में मैं खत्म करूंगा कि जितने मैंने पिछले पार्ट्स के वीडियो बनाए, मतलब जितने भी पिछले पार्ट हैं इस वीडियोस के, इस चैप्टर के, उन सारे चीज को कनेक्ट कर दूंगा लास्ट पार्ट में। और अगर आपको पिछले चार पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी के चार पार्ट बने हैं, अगर पिछले चार पार्ट आपने नहीं देखे हैं और अगर आपने नहीं पढ़े उसको सही से और आपके माइंड में नहीं है, तो अब यहाँ पे आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इसलिए फिर से जाइए दोबारा, उन चारों पार्ट को दोबारा से पढ़िए और फिर से पांचवें पार्ट को देखिए, जिससे कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी को आप एक साथ मर्ज करके कंप्रोमाइज करके अपने माइंड में रखें और हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। समझ में आया? तो P V बाई Q हो गया। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ अ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो चार्ज की फ्लो होती है किसी मेटेलिक वायर से, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने पढ़ा था I जो था, I इक्वल टू Q बाई T पढ़ा। I जो हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, Q बाई T। अब यहां से अगर Q बाई T, ये देखें ये क्या है, Q बाई T है, तो इस Q बाई T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। इस Q बाई T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो इसके जगह अगर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इस Q बाई T की जगह अगर हमने I की वैल्यू पुट कर दी, तो हमको एक इक्वेशन क्या मिलेगा, V I। तो पावर की जो एक और फॉर्मूला आ गया, दैट इज V I, दैट इज V I। V is the voltage and I is the electric current। तो power is the product of voltage and electric current। तो voltage और electric current का क्या हो गया, power product हो गया। power is the product, that is called product। तो product of voltage and electric current। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा।
इसको 1 बोलते हैं, ठीक, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं। चलिए एक आपको मिल गया, एक फॉर्मूला आपको यहां से मिला पड़ा है, एक आपको ये पता चला है कि वर्क पावर क्या होता है, इसको ए लिख रहे हैं, ठीक, इस इक्वेशन को ए लिख रहे हैं, ये मेन है, ये क्या है, मेन है, ठीक है, यही से सब क्या होगा अराइव हो रहा है। तो पावर का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बेसिकली क्या कहेंगे, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, ये हो गया पहला फॉर्मूला। अब वही सब चलते हैं दोबारा, अब वही से चलते हैं। हमने एक और चीज देखा था, यही से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यही से चलते हैं। हमने ओम्स लॉ जब पढ़ा था, जब हम ओम्स लॉ पढ़े तो क्या पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर। हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो पढ़ा था V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, ये पढ़ा था ना ओम्स लॉ में, V इक्वल टू आई। तो अगर हमने यहां से I की वैल्यू निकाल दी या V की वैल्यू, V की वैल्यू क्या आ गई, आई आर, तो हमने क्या कर दिया, इस V की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन में अगर पुट कर दिए तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, P इक्वल टू आई आर, I multiply that is equal to what, I square by R। तो एक और फॉर्मूला हो गया जो कि क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I स्क्वायर R एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला बन गया, P इक्वल टू VI एक फॉर्मूला और P इक्वल टू I स्क्वायर R दूसरा फॉर्मूला, ठीक। एक और फॉर्मूला है, अब हमने यहां पे क्या रखा था, V की वैल्यू रखा था, अब इसी इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करते हैं, अगर इसी इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करते हैं तब देखिए, यहां समझाते हैं, इसी इक्वेशन में I की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां से I की वैल्यू निकालते हैं तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर मिलेगा, I इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा, V बाई आर, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो इस I की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहां पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इनटू V बाई आर, V भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, V भी मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा हमको, V स्क्वायर। तो P की जो वैल्यू आ जाएगी क्या देगी, V स्क्वायर बाई आर एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन। क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। तो पहला इक्वेशन हमको ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला पावर का, और तीसरा इक्वेशन ये मिला। तो हमने देखा तीन इक्वेशन पावर का, एक इसके साथ। तो पावर को अगर हम लिखें तो जनरली जो पावर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में वो इन्हीं तीन फॉर्म में पूछेगा, यहां से नहीं पूछेगा। वो दे देगा वोल्टेज, रेजिस्टेंस या चार्ज या टाइम या रेजिस्टेंस या करंट, इस तरीके से दे देगा, कह देगा पावर निकालो। तो पावर निकालो तो इन तीनों में से आप देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे सुटेबल है एंड वी अप्लाई दैट फॉर्मूला एट दैट प्लेस, और फिर हम उससे क्या कर लेंगे, आंसर निकालेंगे। तो इसको हम एक साथ अगर लिख दें, अगर P की तीनों वैल्यू को हम एक साथ लिख दें तो क्या मिल जाएगा हमको, P एक फॉर्मूला बना VI, एक फॉर्मूला VI, दूसरा बना I स्क्वायर R, दूसरा बना I स्क्वायर R एंड द थर्ड वन इज V स्क्वायर बाई। तो ये तीन फॉर्मूला बना, क्या बन गया, तीन फॉर्मूला। तो ये था इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या थी समझ में आ गया, ओके। तो चलते हैं अब इसके आगे, तो हो गया। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, वो एनर्जी की वो यूनिट जो कि हमारे कमर्शियल लेवल की यूनिट है। जैसे हमारे घर में जो यूनिट आती है, मीटर आते हैं, ठीक है, जो इसमें हम बोलते हैं 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, ऐसे, या कई भी इंडस्ट्री में जो एनर्जी की यूनिट यूज होती है, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमने अपने पढ़ा कि P है, दैट इज E बाई T। P जो है वो E बाई T है। तो यहां से अगर हम निकालते हैं E की वैल्यू, तो E किसके बराबर हो जाएगा, P इंटू T के बराबर हो जाएगा। जो P है E बाई T, तो E की वैल्यू क्या है, P इंटू T। P की जो यूनिट थी वो क्या थी, वाट। P की जो यूनिट थी वाट थी, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। P की यूनिट जो थी वाट, और टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई। एनर्जी की यूनिट आप सबको पता है कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो वाट और सेकंड। अब इस वाट को हम क्या करते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट। और इस सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आर, किलोवाट आर। तो जो एनर्जी की नई यूनिट आई, दिस यूनिट किलोवाट आर, इसी को हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट।
इसी को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं। एनर्जी की जो नई यूनिट है किलोवाट आवर, इसी को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड द जूल। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है इसको बताइए। तो हम लेते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर लेते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में क्या होगा, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट को हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000 वाट इंटू वो आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। अब 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा 3600 और 30 यूनिट क्या हो जाएगी वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। ये जो वॉट सेकंड था इसी को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये आ गए हमारा जूल, ये क्या है जूल आ गए। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो दैट इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 36 इंटू 10 की पावर 5। अब क्या करते हैं, एक अगर यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो ये पॉइंट जैसे लगाएंगे यहाँ एक ऐसे पॉइंट लगाएंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कौन हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो ये एक आपका रिलेशन मिल गया। 1 किलोवाट आवर जो है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ठीक, 3.1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होती है। ये एक आपको रिलेशन मिल गया। ये पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है। जनरली 10th में नहीं, सिर्फ कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हाउ मेनी जूल। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 5 पॉइंट लगा लेकिन 5 कर दिए, बच्चे खराब कर देते हैं। 3.2 3 कुछ भी करके दे देगा, चेंज करके दे देगा। तो आपको किस पे टिक करना है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पे टिक करना है। कब, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि हमारे घर के मीटर में मिलता है। जैसे हम बोलते हैं कि 1 यूनिट एनर्जी है, 1 यूनिट आया, 2 यूनिट आया, 3 यूनिट आया, तो 1 यूनिट के हिसाब से हमको रेट देना, 2 यूनिट के हिसाब से रेट देना। तो यूनिट मतलब क्या है, डेट किलोवाट आवर, डेट किलोवाट आवर कि ये कितना पावर कंजप्शन कर रहा है 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट पावर क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है। अब पावर क्या होता है, पावर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी, पावर इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। तो उस हिसाब से क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, इधर का पूरा पोर्शन खत्म हो गया, एनर्जी पावर पूरा पोर्शन खत्म हो गया। अब जो एक पोर्शन बचा दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोग को बताया था। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया था। तो अब उसको पढ़ते हैं। ठीक, यही लास्ट टॉपिक बचा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर में। तो उसको आज पढ़ के आज इस वीडियो में हमको इस चैप्टर को खत्म कर देना, समझ में आ गया। तो अब जो पढ़ते हैं हम वो हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने पहले आप लोग को इंट्रोड्यूस करा दिया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब जैसे हमने बताया था कि जब हाई रेजिस्टिविटी होती है तो फ्लो ऑफ क्या हो जाएगा, करंट एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब जब फ्लो ऑफ करंट नेग्लिजिबल हो जाएगा तो एनर्जी एक तरफ से तो आ रही है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टिविटी हाई तो एनर्जी कहीं जाएगी। अब एनर्जी क्या होगी, कहीं जाएगी। अब तो एनर्जी अगर कहीं नहीं जाएगी तो किसी ना किसी फॉर्म में तो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को ना ही बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अब उसी तरीके से इसमें होता है जब इलेक्ट्रिक करंट जाती है हाई रेजिस्टिविटी वायर से, हाई रेजिस्टिविटी वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो क्या होता है, जो एनर्जी है दैट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी। तो उसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग में। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या प्रोड्यूस है, हीट प्रोड्यूस है, तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। याद रखिएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रिंसिपल पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रिंसिपल क्या है इसका कि वायर हैज अ हाई रेजिस्टिविटी। वायर की क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। वायर की क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
समझ में? तो वायर की क्या होनी चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। इस पे वर्क करता है, हाई रेजिस्टिविटी पे वर्क करता है। तो समझ में आ गया आप लोग को? जैसे मैंने कहा कि हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा, इस पोर्शन में क्या होगा, ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ड्रॉप होगा मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ई मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, एच मतलब हीट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में। और यहाँ पे हीट जो है काफी तेज निकलेगा। हीट क्या होगा, डिसिपेट होगा, इवॉल्व होगा यहाँ पे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगा। तो जो हीट निकलेगा किसके कारण निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण। तो इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजों पे बेस्ड करता है, कुछ चीजों पे बेस्ड होता है, मतलब किसी चीज, कुछ चीजों पे क्या करता है, डिपेंडेंट है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, हीट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। तो जो कैपिटल एच होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई ऑफ स्क्वायर। आई आपको पता है कि आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो हीट होता है, हीट, ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जो हीट प्रोड्यूस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर। मतलब जितना करंट इसमें से फ्लो होगा, जितना करंट की इंटेंसिटी इससे फ्लो होगी, उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी देंगे करंट की, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड, इट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट भी हाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा। यहीं पे आगे क्या होगा, करंट रुक जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगेगी, हीट एनर्जी उतना ही ज्यादा, लार्जर अमाउंट में। तो लार्जर अमाउंट में कन्वर्ट होगी तो हीट उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एंड थर्ड वन इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जितने टाइम के लिए आप फ्लो कराएंगे उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, हीट होता जाएगा। सिंपल सा एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे आयरन है, प्रेस, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो इनिशियल पोजीशन में उसमें क्या होता है, हीट बहुत कम होता है। लेकिन धीरे धीरे उसका हीट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम इंक्रीज होता है, तो हीट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। हीट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड वी फील कंफर्टेबल इन प्रेसिंग और आयरनिंग आवर क्या कहते हैं, क्लोथ्स। दैट इज कॉल्ड क्लोथ्स। तो अपने क्लोथ्स को हम सिंपल से आयरन और प्रेस कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टाइम हीट। तो यहाँ से अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन तीनों को क्या करते हैं, मर्ज किया। तो तीनों को मर्ज किया तो हमको क्या मिला, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब प्रीवियसली मैंने बता दिया प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमने एक कांस्टेंट लाया, के आई स्क्वायर आर टी। जो के की वैल्यू है उसको एक्सपेरिमेंटली पाया गया है 1। एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया कि जो के की वैल्यू है दैट इज 1। तो ये जो फॉर्मूला है दैट बिकम H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 1 है। के की वैल्यू क्या है, 1 है। तो के की वैल्यू 1 पुट करते हुए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है किसके लिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कैसे वो डिपेंड करेगा। तो आई स्क्वायर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और टाइम को डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और इन तीनों इक्वेशन को मर्ज करते हमको एक इक्वेशन मिला, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे वो 1 है। 1 पुट करते ही इसकी फॉर्मूला हमको मिल गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका यूजेस कहाँ है, नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वायर, दैट इज द सिंपल जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हीटर आप लोग देखें, ठीक है, जिसमें खाना पकाया जाता है, रूम हीटर, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम का वायर होता है, टंगस्टन का वायर होता है, ठीक है। ये इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। और हाई ऑक्सीडेशन लेवल भी होता है, मतलब ये लोग जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। ये क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। क्या होते हैं, अलॉय। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटल वी जस्ट यूज द अलॉय बिकॉज ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। फर्स्ट पूछा जाता है कि अलॉय का यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, ओके, हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड वन इज द हाई ऑक्सीडेशन लेवल।
मतलब हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होते इन कंपेरेटिव टू द मेटल, जो कि मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं। तो ये 3 कारण है दैट वी यूज अलॉय इंस्टेड ऑफ मेटल इन दैट। और मेटल में अगर हम बात करें तो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। तो अगर रेजिस्टिविटी लो होगी तो फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल है, फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, समझ आते। तो नाइक्रोम टंगस्टन यूज करते हैं। जैसे हम जो पीला बल्ब आता था पहले, ठीक है, पीला जो बल्ब आते थे उसमें क्या होता था, टंगस्टन वायर होता था, वो क्या करता था, इसी में कन्वर्ट करता था। नाइक्रोम का वायर हम हीटर में यूज करते हैं, वो किस में कन्वर्ट करते हैं, इसी में। गीजर में यूज करते हैं वायर, वो भी क्या करता है, इसी चीज को कन्वर्ट करता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, हीट एनर्जी की जगह भी दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के जगह भी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी में भी सम टाइम ये क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। जैसे कि बल्ब ग्लो करते हैं तो हीट एनर्जी भी होती है और लाइट एनर्जी भी होती है, समझ में। ये जो एलईडी है ये सब इस पे काम नहीं करती, ठीक है। ये सब किस पे काम करती है, डायोड पे काम करती है, सेमीकंडक्टर ये सब होते हैं जो कि आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये जो डायोड, सेमीकंडक्टर, ये सब जो है आपका 12th के सिलेबस में। सो ये टोटल था इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10। तो इस वीडियो के साथ क्लास 10 की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंप्लीट। इतना ही था क्लास 10 के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसको मैंने 5 पार्ट ऑफ वीडियो में क्या करती हूँ आपको प्रोवाइड कर। अब बस आपका एक ही काम है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। सिर्फ उसके साथ एक और मेरा फेवर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, जिससे कि जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं उनको लाइव क्लास कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। लाइव क्लास जब तक मैं कंडक्ट नहीं कराऊंगा तब तक फेस टू फेस, मतलब जब तक मैं लाइव क्लास कंडक्ट नहीं कराऊंगा तब तक बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा कि उनको कहां पे डाउट हो रहा है। अभी मैंने किसी भी चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं कराया, तो लाइव क्लास में ये सब फायदा होगा कि मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा फायदा होगा, जिससे कि आप लोग टॉपिक और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहा हूँ, रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कहाँ डाउट है, मेरे को भी नहीं पता चलेगा। मैं जस्ट 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, काम खत्म कर दूंगा, ठीक। तो न्यूमेरिकल तब मजा आएगा जब लाइव क्लास होगा, आप लोग कुछ क्वेश्चन देंगे उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाना चैनल को, कि 1K सब्सक्राइबर जितनी जल्दी हो उतना आपके लिए बेनिफिट है, उतना आपके लिए फायदा है, ठीक। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।